वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस क्लासेस। लाइक आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है ईयर 2023 का। और अगर आपने 2021 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है या फिर 2016 वाला तो आप कर लें। प्लेलिस्ट का नेम है टीजीटी कला, टीजीटी आर्ट। अभी तक के जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस एग्जाम हो चुके हैं, शिल्पी वाली बुक आपके पास नहीं है तो शिल्पी बेस्ड बुक है। कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पे मिसप्रिंट, वो मैंने ट्रूथली आपके साथ शेयर किए हैं। तो शिल्पी बुक्स आप एक तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, दूसरी ये वाली बुक बहुत अच्छी है। बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिलेंगे। एवरीडेज क्लासेस 9 बजे होती हैं। ठीक, चलिए फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के साथ क्लासेस होंगी। अगर आपने थ्योरीज अच्छे से पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ ही साथ आप थ्योरी पूरा अच्छे से डिटेल्ड में देख सकते हैं। ओके, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज 2013 टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा विद द फील्ड ऑफ आर्ट कला सब्जेक्ट से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? एलिफेंटा, अजंता, खजुराहो या फिर कोणार्क? सन टेम्पल। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। यहाँ की एक बहुत फेमस मूर्ति है, उनको आप याद रखिएगा, झांझ मंदिरा करके। ठीक है, झांझ मंदिरा। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1250 उड़ीसा के वास्तु शिल्पकारों की अद्भुत संरचना है। निरंतर धूप तथा वर्षा के कारण यह अत्यंत कृष्टकाय हो गया है, अतएव इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। राइट। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता कहे जाएंगे वात्स्यायन। अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए तो एक कामसूत्र, दूसरा चित्र लक्षण। इनका मैंने आपको क्या टाइम मॉर्निंग में याद कराया था, याद है? एवरीवन सभी लोग आंसर कीजिए। 600 टू 200 BC ये सेलेक्टेड टाइम है। कामसूत्र के वात्स्यायन है और चित्र लक्षण के हैं नग्नजीत भैजित। डिस्क्रिप्शन, कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। इसकी रचना अनुमानतः 600 से 20 समथिंग 200 समथिंग का कहा गया था। नेक्स्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्टेबल है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। आप सभी को ऑलमोस्ट पता है कि नगमा जो है ये न्यू दिल्ली में है। इनके डिस्क्रिप्शंस आप देख सकते हैं। 29 ऑफ मार्च सेकेंड 29 मार्च 1954 ईस्वी को न्यू दिल्ली के जयपुर हाउस में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसका उद्घाटन कर दिया गया था। भारतीय कला के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर हरमन गोयज को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हरमन गोयज ने इस भवन में आंतरिक नियोजन तथा कला वेदिका का इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? किस फील्ड में इस अवार्ड को अवॉर्डेड किया जाता है? इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल साहित्य के फील्ड में ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च सांस्कृतिक या फिर साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नकदी राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी सरस्वती जिसको वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। फिर 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? कोकड़ी साहित्य दामोदर माउजो को। इम्पॉर्टेंट आपको याद करना है डेफिनेटली से, क्योंकि अभी तक तो ज्ञानपीठ अवार्ड पूछ लिया, इन फ्यूचर क्या पता ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड किससे अवॉर्डेड किया गया था, तो 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था। और 1921 में किसको मिला? तो 57 नंबर पर ज्ञानपीठ अवार्ड कोकाड़ी साहित्य दामोदर माउजो को मिला था। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई थी। यहाँ पे 4 आर्टिस्ट मेंशन किए गए हैं, जिनमें से सोमनाथ और आर्टिस्ट के साथ 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 स्कल्पटर आर्टिस्ट और प्रिंट मेकर भी हैं। ठीक है, तो कांस्य की मूर्तियां इन्हीं के थ्रू रिप्रेजेंट की गई। शांति दवे कलाकार, राम कुमार और गगनेन्द्र टैगोर ये सभी आर्ट के फील्ड में फेमस रहे थे। सोमनाथ होर का एक इम्पॉर्टेंट, इनका जन्म 1921 में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। इनकी वुंड सीरीज आपको ज़रूर याद रखना है, जिनको हिंदी में कहा जाता है घाव श्रृंखला। भारत में सोमनाथ होर ने प्रिंट मेकिंग में किसमें काम किया है, वुंड सीरीज में, और कांस्य की मूर्तियां भी इन्होंने रिप्रेजेंट की हैं। राइट, चलिए इनकी कांस्य की मूर्तियों के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वुंड सीरीज याद रखिएगा, कांस्य की मूर्तियां भी बनाई हैं, उसमें मनुष्य और पशुओं की आकृति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रही थी। ठीक, तो मेरे पैर के नीचे खड़ी होगी, मर जाएगी। HTML इंगित करता है, ये ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा, बहुत बार आप लोगों ने बार से इनको रिवीजन किया है। वेरी गुड इवनिंग हरीश चंद्र, वेरी गुड इवनिंग सोनी, हैप्पी न्यू ईयर मैम जी, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अभी हमने आपके कमेंट देखे, थैंक यू सो मच ड्राइंग विद शिखा एंड ऑल्सो एवरीवन। मैम जी आप लाइव हो, कृष्णा देखो जब लाइव यूट्यूब पर जब आप ज्वाइन करते हो, अगर लाइव लिखा रहता है तो मैं लाइव रहती हूँ, ठीक है, और जब उसमें प्रीमियम करके लिखा रहता है तो समझ जाइए मेरी रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहती हैं। तो लाइव में डायरेक्टली से अभी आप यूट्यूब पे जब भी मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको शो करेगा लाइव, तो प्रेजेंटली मैं लाइव हूँ। ओके एवरीवन, तो HTML वाला आंसर कीजिए। अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सेम टू यू एवरीवन। सभी लोगों के लिए ये 2024 बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और आप सभी का अच्छे ग्रेड से सिलेक्शन हो, इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करके कहा जाता है। राइट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। नेक्स्ट, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। ऑफसेट का बताइए, ऑफसेट का हमने आपको क्या बताया था, दो पढ़ाई थी ना, एक सब्सट्रैक्टिव दूसरा एडिटिव, सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव। सब्सट्रैक्टिव कौन से कलर्स होते हैं, एडिटिव कौन से कलर्स होते हैं, प्राइमरी कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। एवरीवन सभी लोग एक्सप्लेन करें। अभी 2 दिन पहले हमने इवनिंग वाला जो यूथ की आपकी क्लासेस हो रही हैं तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे। मैम आप आगे मिर्जापुर से वहीं से क्लास ले रही हैं? नहीं कृष्णा, मैं आ गई हूँ। तो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग का है CMYK, सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। ठीक है, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। खराब है सी शॉर्टली कहते हैं ना CMYK। तो जो CMYK है इनको सब्सट्रैक्टिव भी कहा जाता है और इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है, इनको सेकेंडरी कलर भी बोलते हैं। सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं, वो भी कौन से, कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? राना मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन स्कूटी से सिर्फ 30 मिनट का डिस्टेंस है। 30 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 25 मिनट का डिस्टेंस है, बिल्कुल ही पास में है। निशाद बोल रही है कृष्णा आपने नेम चेंज किया है क्या? हाँ भाई, नेम चेंज ना किया करें, मैं खुद ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो देखिए CMYK जो आपका है ये सेकेंडरी कलर्स है, और जो आप RGB पढ़ते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये आपका एडिटिव कलर्स है जिनको प्राइमरी कहा जाता है। अब इनको मैंने प्राइमरी क्यों कह दिया और सेकेंडरी क्यों कह दिया, आप थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। RGB प्रकाश के प्राथमिक रंग को कहा जाता है, फर्स्टली सभी को पता होगा। राइट, दूसरा आपको ये बात भी पता है, प्राइमरी मीन्स जब आप कंप्यूटर में सपोज कीजिए आपने फ़ोटो क्लिक कराया है, अब आपको फ़ोटो हार्ड कॉपी से निकलवाना है, तो कंप्यूटर में कुछ फंक्शंस फीचर्स होते हैं, फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, उसकी हेल्प से फ़ोटो में और ज़्यादा खूबसूरती लाते हैं, बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये आपका RGB कलर की मदद से
ये हेल्पफुल रहेगा, प्रॉपर प्रोसेस होंगे। फिर जो CMYK है ये क्या करेगा, जो आपकी प्रिंटिंग मशीन होती है, इस मशीन में यहाँ पे एक बॉक्स लगा होता है, इसमें 4 बॉक्स होते हैं, एक में C कलर्स फिल करते हैं, दूसरा M, तीसरा Y और चौथा K में ब्लैक कलर्स। तो ये प्रॉपरली मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिंटर मशीन है और मैं डेली ये वाला काम करती रहती हूँ। और जो आप लोगों का थंबनेल डिज़ाइन करती हूँ वो 8 GB से करती हूँ, क्योंकि स्कूल का प्रोसेस होता है तो बहुत सारा वर्क होता है, तो वो प्रिंट हर वक्त निकालना रहेगा, तो ज़्यादा K कलर्स यूज़ करती हूँ। हाँ, जब मल्टी कलर्स में प्रिंटिंग निकालना होता है तो सभी का मदद लेती हूँ, और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स से प्रिंट निकालना होता है तो सिर्फ K कलर्स को सिलेक्ट करती हूँ। चलिए अगला देखिए, अच्छे से आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। राजा रवि वर्मा की डेथ कब हो गई थी और जन्म कब हुआ था, ये भी आप मुझे बताएंगे। जन्म कब हुआ था, मोस्टली जन्म का तो सभी को याद होगा। डेथ याद रखिए 1906 में, जब राम किंकर बैच का जन्म हुआ। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग भाग्यश्री एंड एवरीवन। 1848, वेरी गुड शिबी एंड एवरीवन। आर्यन वेरी गुड। हरीश चंद्र वेरी गुड इवनिंग। ज्योति, सभी लोग बहुत एक्टिव हैं, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1848, 1848 केरल के किलमनूर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। हेलो शिया, मैंने अभी आपके कमेंट्स देखे हैं, रियली सॉरी। इस क्वेश्चन का हाँ, इनका डिस्क्रिप्शन देख लिए। राजा रवि वर्मा की डेथ 2 अक्टूबर 1906 किलमनूर में हुआ था, और इस प्रकार क्रूर काल भारतीय कला के भीष्म पितामह के नाम से अंत कर दिया गया है, जिसने मरणोपरांत नहीं बल्कि अपने जीवन काल में ही अपार ख्याति और प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। ठीक, वेरी गुड इवनिंग वर्मा जी एंड एवरीवन। हाँ शिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रियली सॉरी फॉर माई साइड, अगर मैं किसी के कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ तो नाराज ना हुआ करें। भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? पूरी कोशिश करती हूँ कि एवरी स्टूडेंट को फोकस्ड करूँ। वेरी गुड इवनिंग प्रभात। चक्कर बहुत आ रहा है मैम जी, क्यों, क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग। चक्कर तो ठंड में नहीं आनी चाहिए, गर्मी में आता है जिसको BP की प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड इवनिंग सुषमा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? अच्छा निशात, तो ऑफ कोर्स सभी को पता है अमृता शेरगिल। अगर ऑप्शन में राजा रवि वर्मा होते हैं तो आप किसको करेक्ट करते हैं? राजा रवि वर्मा एंड अमृता शेरगिल दोनों का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन रहा था। ओहो कृष्णा, फिर आप आराम कीजिए, क्लास क्यों ले रहे हैं? रेस्ट कीजिए, क्लास तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इज मैंडेटरी एंड बाकी चीज़ें आपकी सेकेंडरी हो जाएंगी। बस दोनों में फ़र्क क्या था? अमृता शेरगिल शी वॉज बॉर्न इन 1913 इन बुदापेस्ट हंगरी, एंड राजा रवि वर्मा ही वॉज बॉर्न इन 1848 इन किलमनूर केरल। दोनों में बस इतना फर्क था, इनके सब्जेक्ट मैटर जो होते थे वो पौराणिक रिलीजियस बेस्ड होते थे। अमृता शेरगिल ये भारत के विषाद की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, बस नॉर्मल नहीं, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अमृता शेरगिल ने भारतीय विश्व जैसे पहाड़ी मार्केट को जाते हुए ग्राम्य दृश्य और दुल्हन श्रृंगार, ये सारी पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट की हैं। वॉल्टर डिज्नी के जनक कौन कहे जाते हैं? वॉल्टर डिज्नी, धीरे धीरे बोलो। वॉल्टर डिज्नी के जनक। वेरी गुड हरीश चंद्र एंड प्रभात, शिबी, आर्यन, कृष्णा। एनिमेशन फीचर्स होता है ना, एनिमेशन प्रक्रिया, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लोगों का राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वॉल्टर डिज्नी एनिमेशंस के जनक। 16 अक्टूबर 1923 ईस्वी में वॉल्टर डिज्नी ने अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो में स्थापित किया। फिर उसके कुछ साल बाद 1928 ईस्वी में उन्होंने मिकी माउस जैसे
को गढ़ा और उसे अपनी आवाज़ दे दी। वॉल्टर डिज्नी प्रोडक्शंस जो थे प्रोडक्शंस आज अमेरिका एनिमेशन उद्योग में अग्रणी प्रोडक्शंस कंपनी। स्नो वाइट एंड स्नो वार्ड्स नामक कार्टून फिल्म इसी कंपनी ने रिलीज किया था। अब अच्छे से समझ आ गया ना कि क्या था वॉल्टर डिज्नी। तो ये एक एनिमेशन प्रक्रिया था जो 16 अक्टूबर 1923 ईस्वी को स्टैब्लिश हुआ था और वॉल्टर डिज्नी ने अपने ब्रदर रॉय डिज्नी के साथ मिलकर इसका एस्टैब्लिशमेंट किए थे। 1928 ईस्वी में मिकी माउस के जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपनी वॉइस, अपनी खुद की आवाज़ दे दिए थे। कृष्णा बोल रहे हैं मैम जी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छी बात है, बस आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। अच्छा पढ़ाती हूँ कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अपना पूरा 100% मैं देती हूँ आप लोगों के लिए। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति बताएं। वेरी गुड इवनिंग मानसी, वेरी गुड इवनिंग। मैना देवी, बड़े नए नए आईडी दिख रहे हैं, क्या नाम चेंज कर लिया है क्या फिर आप लोगों ने? जो भी मेरा बाद में वीडियोस देखता होगा सोचता होगा मैम बस यही पूछती रहती हैं कितने लोगों ने अपना नेम चेंज किया है और यहाँ ज्वाइंट हुए हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आइडेंटिटी छिपाने का कोई मतलब नहीं है। महेश मूर्ति जिनको रॉक कट आर्किटेक्चर है, इनको त्रिमूर्ति के नेम से भी जाना जाता है, राइट। आपको एलिफेंटा केव में देखने को मिल जाएगा। कोई बताएगा मुझे इनका साइज? इनका साइज आपको याद है? 18 इंटू 24 समथिंग कहा जाता है ना। 17.10 इंटू फिट में पूछा जाए तो 17.10। मीटर में इसकी ऊंचाई 15.45। महेश मूर्ति बहुत फेमस रहा था। मटेरियल क्या था? तो ये ग्रेनाइट में बनाई गई थी। ओके निशाद, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता, तो बृहत संहिता वाराणसी की कही जाती है। डिस्क्रिप्शन देख लें। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता 500 बीसी वाराणसी में वर्णित वास्तु शिल्प तथा कला के संबंध 56वें अध्याय में चित्रकर्म पर भी प्रकाश डाला गया है। आचार्य वाराणसी चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्नकारों या फिर 9 रत्नों में से एक कहे जाएंगे। निशात, ये कैसा क्वेश्चन था? हाँ भाई बहन है। अच्छा बैकग्राउंड से आवाज आ रही इसलिए पूछ रही हैं। द डिजेंट ऑफ गंगेज जिनको गंगा अवतरण कहते हैं, ये नामक मूर्ति शिल्प कटी हुई रिलीफ फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई हैं। वेरी गुड इवनिंग श्री राधा। मुझे लगता है 9 बजे सभी लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इस टाइम में 9 PM वाली जो क्लास होती है मोस्टली स्टूडेंट एक्टिव दिखते हैं। टाइमिंग सभी को पता है ना मेरे क्लास की? एक क्लास होती है 2 बजे दोपहर, एक क्लास होती है 4:30 पर और एक क्लास रात 9 बजे होती हैं। बाकी जो मेरी क्लास होती हैं पेड क्लास एक मॉर्निंग और इवनिंग में होती हैं और क्विज क्लास दिन भर में 3 बार प्रैक्टिस कराया जाता है। वेरी गुड इवनिंग प्रतिभा। द डिजेंट ऑफ गंगेज जिनको गंगा अवतरण कहते हैं, ये महाबलीपुरम का बहुत फेमस रहा था। मटेरियल इनकी पूछ ली जाए किस में बनाया गया है तो ग्रेनाइट में बनाया गया है, राइट। सेम टू यू प्रतिभा। डिस्क्रिप्शन देख लें, वही सेम है। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का कहा जाएगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ कृष्णा ये बात तो है एग्जैक्टली, बट ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है एक्सेस लेवल की। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग मोस्टली कौन करती थी? तो सुबोध गुप्ता की मिसेस करती थी। क्या नाम था उनका? भारती खेर। भारती खेर करती थी, राइट। और बिंदुवादी कलाकार कौन है भारत के? भारत के बिंदुवादी कलाकार बताइए सभी लोग।
स्मेल कर रहा है अम्मी, जला जला वायर बिल्कुल हीट हो रहा है। रेड क्यों हो रहा है? भारत के बिंदुवादी कलाकार बेंद्रे, जिन्होंने बेंद्रे बताया उन्होंने सही बताया, जिन्होंने रजा बताया तो वो ध्यान रखिए सैयद हैदर रजा की पेंटिंग है बिंदु, ठीक है। सैयद हैदर रजा की पेंटिंग है। भारत के बिंदुवादी कलाकार बेंद्रे कहे जाते हैं। अपनी पेंटिंग में बिंदी का यूज भारती खेर करती थी। एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप में बिंदुवादी कलाकार कौन है? पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 हैं और ऑलमोस्ट सब कंप्लीट ही कराना है आज की क्लास में। वेरी गुड निशात, एग्जैक्टली जॉर्ज स्योरेट। और सोचिए, सभी लोग ने सोरा आंसर किया है। वेरी गुड, जॉर्ज स्योरेट, जिनको सोरा कहते हैं। तो ये यूरोप के पॉइंटलिज्म फाउंडर कहे जाते हैं, बिंदुवादी जनक। बट बेंद्रे ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जॉर्ज सोरेट का कॉपी नहीं किया है। उनका अपना अलग स्टाइल था बिंदुवादी में। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग भारती खेर ने किया। भारती खेर का जन्म 1969 ईस्वी में हुआ था। उनकी कला के अनेक स्रोत, कभी वह भारतीय मध्यवर्गीय घरेलू जीवन में किच को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाती थी, तो कभी कभी घर बाजार में हर जगह नजर आने वाली बिंदी, वो भी कौन सी बिंदी? जो फोरहेड पे लगाया जाता था। तो इनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी, तो हर तरह के बिंदी निकालती थी, बड़े साइज के, छोटे साइज के, तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करती थी, जैसा उनको कॉम्पोजिशन तैयार करना होता था। 2006 में सफेद बिंदी निर्मित उनका अद्भुत मूर्ति शिल्प भी बना। द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉन इट्स ऑन, ठीक है, जो सफेद बिंदी में रिप्रेजेंट की गई है। बहुत अच्छी है ये वाली पेंटिंग, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा एक बार। अगला, प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसका है? ये भी आंसर कीजिए। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हो जाएगा बार्ड्रिक का, राइट, बार्ड्रिक। और प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगाट। वेरी गुड, हरिश्चंद्र, अंशिका, ज्योति, कृष्ण, प्रभात, निशा एंड एवरीवन, श्री, राधा। मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी, अच्छा चलिए अच्छी बात है, वॉइस क्लियर जा रही है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। अच्छा एक बात बताएं मुझे कि प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है ये स्टुअर्ट पिगाट की है, राइट, और किसकी है? वर्मा बताइए और किसकी हैं, और दोनों में मुझे टाइम भी बताइए। स्टुअर्ट पिगाट का कहा जाएगा 1950 का, ठीक, और 1923 का किसका है? 1923 का प्री हिस्टोरिक इंडिया। वेरी गुड इवनिंग बबीता। मैम जी वॉइस ये कृष्ण किस नेम से अपना आईडी चेंज किए? रियल नेम बता दें। इतनी तारीफ में तारीफ किए जा रहे हैं, बस कीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगाट तो हैं ही। वेरी गुड निशात ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया है, एंड विजय प्रभात का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1923 का कहा जाएगा पंचानन मिश्र का। प्रभात 1923 होगा बेटा, 1925 नहीं। पंचानन मिश्र का है, 1923 का टाइम कहा जाता है। जिन्होंने 23 आंसर किया है, शिबा एंड एवरीवन, मोस्टली बच्चों ने अच्छा आंसर किए हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 50 वाला तो आप लोग को याद ही रहेगा, स्टुअर्ट पिगाट की है, और 1923 वाली पंचानन मिश्र की हैं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से शुरुआत होती है? इनका आरंभ, भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास शुरू होगा वो बंगाल स्कूल से। कोई मुझे बंगाल स्कूल का टाइम बताएगा? टाइमिंग बता दें, फाउंडर भी बताएं, जन्मदाता कौन थे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछते पूछते स्किप आगे करती जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने इतनी बार आपको पढ़ा दिया है, तो एटलीस्ट अब तो आप आंसर जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैम अच्छा ठीक है राना, बिल्कुल डिनर कर लीजिए अच्छे से। मैम जी प्लीज
इस नाम से तो मैं बोलूंगी नहीं, बिल्कुल बेकार सा नेम का आईडी है, पहले आईडी का नेम चेंज करें। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से, जिसका सेलेक्टेड है। अम्मी कमेंट देखते हैं। हम इतनी मेहनत हम पढ़े आपके आज हम अपनी मर्जी में क्लास के बाद हम फोन दे देंगे दिलाएंगे अम्मी। अपने मोबाइल से अपने मोबाइल से कैसे हम भी देंगे? अपना मोबाइल हमें वो वाला देखिए चालू भी नहीं दिलाई। तब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 1895 से लेकर 1920 तक का टाइम कहा जाता है बंगाल स्कूल का, जिनमें से सेलेक्टेड अवनींद्रनाथ टैगोर जब एज ए इनरोलमेंट इनका हुआ था तो 1898 में हुआ था, और 1905 में ये प्रॉपरली यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाते हैं, राइट। कब से कब तक रहते हैं? 1905 से 1915 तक रहते हैं, तो इसी टाइम ड्यूरेशन को गोल्डन एज कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर रामानंद चटर्जी द्वारा मॉडर्न रिव्यू के माध्यम से बंगाल स्कूल का समर्थन विश्लेषण किया, विशेष उल्लेखनीय भी हुआ था। ओके विज्ञापन में शब्द कैंपेन, कैंपेन मीन्स मिलिट्री। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन सर्टेन आपसे पूछूंगी। मूवेबल टाइप जो प्रिंटिंग है इसका आविष्कार हुआ था 1450 में, तो ये आविष्कार किया किसने था? और 1040 में कौन से मूवेबल टाइप का इन्वेंशन हुआ? तो याद रखिएगा मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन हुआ, किसके थ्रू? पेई सेंग के थ्रू। कहाँ पर? चाइना में। पेई सेंग के थ्रू चाइना में। और दूसरा मूवेबल टाइप 1450 में किसने किया? जॉन गुटनबर्ग ने। जॉन गुटनबर्ग ने किए थे। कैसा मूवेबल टाइप था? मेटल का मूवेबल टाइप था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। लखनऊ में रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार ने रिप्रेजेंट किए थे? ये इतने स्पेशल क्वेश्चन है, जो लखनऊ में होते होंगे वो डेली इनको देख रहे होते होंगे, ठीक। जिनमें से मुझे आर्यन का नाम याद आ गया, आर्यन मेरे स्टूडेंट है, वो बताते हैं कि मैम मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मुझे डेली ये देखने को मिल जाता है। तो ये किसने बनाया था, कब बनाए थे? वेरी गुड, केजी सुब्रमण्यम ने। टाइमिंग सभी को याद है ना, 1962-63 के ड्यूरेशन में। और कितने टेराकोटा टाइल्स का यूज किया गया था? 13,000 टेराकोटा टाइल्स का यूज किया गया था। ओके अच्छा, आर्यन प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन तो ठीक है, आपको याद हो गया। हिंदी में कहते हैं शाकोष्ठ का राजा। 81 फीट लंबा है, 9 फीट ऊंचा है। टेराकोटा म्यूरल 13,000 ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स का यूज किया गया था। विशेष सहयोगी ग्यारसी लाल वर्मा का। ये कौन थे? तो ये क्राफ्ट्समैन थे। ट्रम्फ ऑफ लेबर आपको ऑलरेडी पता है, देव प्रसाद रॉय चौधरी का। तो अभी कौन बताएगा मुझे कि 1959 में कहाँ पे बनाया गया और 1954 में कहाँ पे बनाया गया? 1954 वाला सीमेंट और कंक्रीट में बनाया गया है, सीमेंट और कंक्रीट में, ठीक है। और 1959 वाला किस में बनाया गया है? तो ब्रॉन्ज में बनाया गया है। अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1959 वाला ब्रॉन्ज वाला मरीना बीच चेन्नई में, और 1954 वाला सीमेंट कंक्रीट में नगमा में, जिनको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में। हेनरी मैटिस का जो डांस है, डांस क्षेत्र के संग्रहालय में मतलब प्रेजेंटली कहाँ पे एग्जिबिट है? ये भी बड़ा यूनिक एंड अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली काफ़ी टाइम से रिपीटेड हुआ है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको अभी पता है, आप 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड, जिन्होंने बी आंसर किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। इनको शॉर्टली कहा जाता है मोमा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न। जैसे हमारे इंडिया में नगमा कहा जाता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को, उसी तरह म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट को शॉर्टली मोमा कहते हैं। हेनरी मैटिस किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, बताना चाहेंगे आप लोग?
जिस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं उनको फैविज्म, फाववाद और जंगलवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट ने कलर्स को डायरेक्टली कैनवस पर गिराकर उड़ेल कर काम किया था, जंगली जैसा, इसलिए इस नाम से जाना जाता है। हेनरी मैटिस ऑल्सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ फैविज्म आर्ट मूवमेंट। शरीर से मजबूत तथा संगीत प्रेमी थे इस टाइम ड्यूरेशन के कलाकार। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन कहे जाएंगे? बंगाल गजट, इनका टाइमिंग 1780 का है, 1780। बंगाल गजट कहा जाएगा किसके थ्रू? मैम एक ही हमारे कितनी इसमें कितने कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या नाम है शिया, फिर से क्वेश्चन आप कीजिए, आपके क्वेश्चन में समझ नहीं पाई। देखिए बंगाल गजट जो है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट 1780 का, जेम्स ऑगस्ट हिकी वाज द फाउंडर। यहाँ पर 1789 मेंशन किया है, लेकिन आपको 1780 का याद रखना है, ठीक। विज्ञापन के पितामह, फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कौन कहे जाएंगे? फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेविड ओगिलवी, ठीक है। प्रहलाद कक्कड़, प्रसून जोशी, ये सब भी अलग इसके एडवर्टाइजमेंट के रहते हैं, लेकिन विज्ञापन के पितामह डेविड ओगिलवी को कहा जाता है। फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेविड ओगिलवी, 1911 से लेकर 99 इसका टाइम ड्यूरेशन है। विज्ञापन पर काफ़ी पुस्तक, जैसे कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, ये भी इनका फेमस रहा था, 1963 का, काफ़ी चर्चित है। मेघदूत किसकी श्रृंखला है? मेघदूत, ये क्वेश्चन भी मोस्टली सभी को पता होगा, कालिदास के ऋतुसंहार बेस्ड, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कहे गए थे। और मेघदूत में विरहणी यक्षिणी द्वारा अंकित उनके प्रवासी पति यक्ष के चित्र बनाने का वर्णन मिलता है। षडांग के वाह में तो सभी को पता है, यशोधर पंडित के जय मंगला का डिस्क्रिप्शन पंडित यशोधरा ने मेंशन किया था, रूपा भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजना, और दो आप और ऐड कर लीजिए, एक सादृश्यन, दूसरा वर्णिका भंग, जो यहाँ पर नहीं है। अगला, भरूत स्तूप का टाइम ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट करना है, भरूत का। तो भरूत प्रॉपरली शुंग काल का कहा जाता है, इसका टाइम 1873, खोज कनिंघम ने किए थे। शुंग काल का टाइम कहा जाएगा 184 टू 72 स्तूप का निर्माण हुआ था। एंड इस युग में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर अनेक स्तूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें भरूत स्तूप विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा था, पॉपुलर। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। और नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है? जूल्स चेरेट, ठीक है। फ्रांसीसी चित्रकार लिथोग्राफर जूल्स चेरेट 1836 से 1932 लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात हैं। वह बेली एपोक पोस्टर्स कला के उस्ताद भी कहे गए हैं और उन्हें आधुनिक पोस्टर का जनक भी कहा जाता है। जूट माध्यम में कौन काम करता है? विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी करती हैं। उनको और किस नाम से बोला जाएगा उस टेक्निक को? तो उस टेक्निक को माइक्रोमा टेक्निक भी बोलते हैं ना, माइक्रोमा टेक्निक। मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 ईस्वी में हुआ। 2015 में डेथ। जूट की रस्सी, सुतली, डोरी से शिल्प बनाती थी।
ये जो माध्यम रहा था परंपरागत गृह उद्देश्य में महिलाएं प्रयुक्त करती थी, यूज करती थी, और मृणालिनी मुखर्जी इस टेक्निक में काफी ज्यादा इनको डेवलपमेंट मिला, मतलब इस प्रोसेस में इन्होंने काम किया। वंशश्री, वुमेन ऑन पीकॉक, रुद्र, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंगित करता है। क्या इंगित करता है बताइए? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कॉस्ट डिस्प्ले, लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले, या फिर लो कंजक्शन डिस्प्ले? क्या राइट आंसर इनका हो जाएगा? वेरी गुड, जिन्होंने ए आंसर किया उनका करेक्ट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को में रिप्रेजेंट किए थे? द वॉल ऑफ द मून पेरिस के यूनेस्को में 1955 से 58, 1955 टू 58 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में। जॉन वीरो की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा था। बाघ गुफाएं किस जनपद में? कितनी गुफाएं किसने खोज की, कब खोज हुई? 1818 में डेंजरफील्ड ने खोज की है। 9 गुफाएं, गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंगमहल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान, कुछ ऐसे करके हैं। तो इसका रिवर पूछ रहा है, जनपद धार जनपद। अगर इसका बाघ गुफा का रिवर पूछ लिया जाए, नदी कौन सी है? बाघ गुफा जो है वो बाघिनी नदी के किनारे है, और अजंता गुफा बघौरा नदी के किनारे है। दोनों सिमिलर लगता है लेकिन टोटली डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, मध्य प्रदेश के धार जिले से ये गुफाएं 97 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। कोणार्क किस देवता का मंदिर कहा जाएगा? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, सूर्य देवता का। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ महाबलीपुरम। ओके, इनका साइज बहुत मैंडेटरी है। 11x11 फीट के आकार में आकाश मक्के की पत्थर को तराश कर बनाया गया था। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बाग ये जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में बनाया गया है। कब बनाया गया? टाइम याद रखना है आपको, 1619। जहांगीर ने अपनी मिसेज नूरजहां के लिए बनवाया था कश्मीर का शालीमार बाग। सिस्टाइन चैपल में जो भित्ति चित्रों को रिप्रेजेंट किया गया है, सिस्टाइन चैपल में किसने किया है? माइकल एंजिलो ने। माइकल एंजिलो रिनेसेंस, हाई रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट के फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट, इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स भी बनाए थे। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र फ्रेस्को माइकल एंजिलो ने बनाए। इटालियन हाई रिनेसेंस भव्य कला मंदिर सिस्टाइन चैपल को पॉप जूलियस के उद्वार संरक्षण के लिए ही प्रतिफल दिया गया, जिसके साथ सज्जा उनके माइकल एंजिलो को सौंप दिया गया था। सत्यजीत रॉय की फिल्म द इनर आइज रिप्रेजेंट की गई थी विनोद बिहारी मुखर्जी के थ्रू। सत्यजीत रॉय ने 1972 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी इनके छात्र रह चुके थे। विनोद बिहारी मुखर्जी फिर वो अपने गुरु के लिए क्या करते हैं? उनके शिष्य उनके कृतज्ञ और श्रद्धापूर्वक नेत्रों से देखा और इस यशस्वी कलाकार के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवीज को रिप्रेजेंट कर दिए। मतलब टीचर ने पहले एजुकेशन दिया, ठीक, उसके बाद टीचर ब्लाइंड हो जाते हैं, तो उनका जो स्टूडेंट है सत्यजीत रॉय जो थे उनके स्टूडेंट, इन्होंने उनकी लाइफ पे एक मूवी रिप्रेजेंट की थी द इनर आइज। क्योंकि ये बॉर्न ब्लाइंड नहीं थे, इनका आँख कब गया है? एज ऑफ 57-6 के समथिंग, मतलब अच्छी खासी इनकी उम्र हो गई थी, उसके बाद ये ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गीता कपूर कौन है? आर्ट हिस्टोरियन एंड आर्ट क्रिटिक कही जाएंगी ना। गीता कपूर के हस्बैंड का क्या नाम था? आंसर कीजिए। याद होगा आई थिंक, जिनका भी रिसेंटली 2023 में डेथ हुआ था, विवॉन सुंदरम। वेरी गुड राना। गीता कपूर इतिहासकार और कला समीक्षक एक फेमस विवॉन सुंदरम की मिसेस है।
लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? अब आप मुझे यहाँ पे बता दें तो आंद्रे वेराशियो है। माइकल एंजिलो के कौन है? माइकल एंजिलो। तो माइकल एंजिलो के आपको याद रखना है, बट इन्हें कहना नहीं पसंद था कि ये उनके स्टूडेंट हैं। घिरलैंडियो, घिरलैंडियो यहाँ होना चाहिए था। और राफेल के गुरु, राफेल ने अपने गुरु के घर जाके द नाइट ड्रीम पेंटिंग कंप्लीट किए थे, तो इनके गुरु थे पेरोजीन। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जरूर याद रखें, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट, तो मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं। अगर आपको याद था तो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया, और नहीं याद था तो याद हो जाएगा। अगला, कोणार्क सन टेम्पल जगमोहन पर सूर्यदेव की जो प्रतिमा उकेरी गई थी वो कहा जाता है ना ब्लैक क्लोराइड, ठीक है। तो इनका राइट आंसर 41 का बी ही होना है, बट एग्जामिनर ने इनको स्किप कर दिया था, ब्लैक काला क्लोराइड मान लिया था। बट काला क्लोराइड ब्लैक क्लोराइड तो एक ही हुआ ना, कुछ अलग तो है नहीं। इंग्लिश में ब्लैक और हिंदी में। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस 1508 से 12 तक में कंप्लीट किए? कहाँ पर? वेटिकन पुस्तकालय में, वेटिकन लाइब्रेरी में राफेल ने कंप्लीट किए थे। 9 से 11 मेंशन जरूर किया गया है, बट एग्जैक्ट टाइम है 1508 से 1512 तक का। तो नियर अबाउट एज जो डेट ऑफ बर्थ का होता है वो आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। ब्लू राइडर नामक एक फेमस आंदोलन रहा था जिसका टाइम कहा जाता है 1912 से 14 तक। आपने अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट पढ़ा है, उनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ड्राइव रोकले और दूसरा ब्लू राइडर ग्रुप। तो इनके फाउंडर वेस्ली कंडेंस्की कहे जाएंगे, राइट। और सिर्फ अभिव्यंजनावाद पूछ लिया जाए तो उनके फाउंडर कौन कहे जाएंगे? ऑलरेडी आप सभी को पता है, एडवर्ड मुंक कहे जाएंगे। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर्स के रूप में और कट आउट पेंटर्स के रूप में स्टेबल किया या फिर व्यतीत करते हैं? उनका नाम था मकबूल फिदा हुसैन। 1936 ईस्वी में मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी अंतिम रूप में मुंबई की राह पकड़ी थी। वहां उन्होंने सजेद स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया और उस समय मुंबई काफी महंगा शहर हुआ करता था, इसलिए हुसैन ने घर चलाने के लिए सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर्स के रूप में भी काम किए थे। यामिनी रंजन रॉय प्रसिद्ध मदर एंड चाइल्ड इन्होंने किस माध्यम में बनाए थे नेम से लगता है ना फीमेल है, बट मेल आर्टिस्ट है, बताइए। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो यामिनी रंजन रॉय का ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा था कैनवस पर टेम्परा, क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक वर्क किसमें करते थे? टेम्परा के लिए पॉपुलर थे, बंगाल की लोक कला। यामिनी रंजन रॉय मदर एंड चाइल्ड 1932 में इन्होंने बनाया था कैनवस पर। भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली थी? भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी मुंबई में खुली है। लेजर प्रिंटिंग जो रेजोल्यूशन की इकाई है, रेजोल्यूशन की इकाई वो डीपीआई है। डीपीआई का फुल फॉर्म आंसर कीजिए क्या होगा? डेप्थ पर इंच। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हमारे यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चंस बड़ा खूब पूछे जाता है, मेरे टाइम में भी पूछा गया था। रेजोल्यूशन की इकाई डेप्थ पर इंच। अरे वाह, वेरी गुड अंश। डॉट पर इंच, वेरी गुड। डेप्थ डॉट दोनों हो सकता है। अगला, पद्मपाणि बोधिसत्व। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था ये ईएमआरएस के एग्जाम में आई थिंक। पद्मपाणि बोधिसत्व का मूवमेंट क्या है? त्रिभंग, अतिभंग, समभंग, अभंग? जल्दी से बताइए। तो ये केव नंबर फर्स्ट की है, अजंता केव नंबर फर्स्ट की म्यूरल है पद्मपाणि बोधिसत्व। हाँ भाई ठीक है, डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच, इनको याद रखिएगा। पद्मपाणि बोधिसत्व जो है वो अजंता के केव नंबर फर्स्ट की हैं, इनका भंगिमा बताना है। वेरी गुड।
मोस्टली लोगों ने त्रिभंग आंसर किए हैं, ठीक है, और त्रिभंग ऑफ कोर्स करेक्ट भी होगा। देखिए 4 भंग होता है, एक होता है समभंग जिसमें बिल्कुल सीधे खड़े रहो, पैर भी सीधा रहे, हाथ भी। अभंग में आप थोड़ा सा मूवमेंट दिखा सकते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए चलते फिरते इस तरह। रुकिए मैं 4 फिगर्स आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये नॉर्मल खड़ा हुआ है ना, ये समभंग है। अब इसी फिगर में हम थोड़ा सा मूवमेंट दिखा देते हैं। अब ये थोड़ा सा चलता हुआ, इसका हाथ ऐसे जा रहा है, तो ये अभंग हो गया, ठीक है। अब तीसरा फिगर, थोड़ा सा इनको और ज़्यादा मूवमेंट, डांसिंग पोजीशन में थोड़ा मूवमेंट, 3 पार्ट्स में मूवमेंट दिखा दिया जाए तो ये त्रिभंग हो जाएंगे। अतिभंग में जितना चाहे उतना मर्जी है मूवमेंट, एज लाइक डांसिंग पोजीशन कह लें, नटराज को कह लें, वो अतिभंग में हो जाएगा। मोस्ट वेलकम कृष्णा। कृष्णा बोल रहे हैं मैम आप हमारे लिए इतना मेहनत करती हैं। नहीं खैर ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अगला देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व ये अजंता केव नंबर 1 में है, ठीक है। वेरी गुड प्रभात। अभी पढ़ लीजिए, एग्जाम के बाद फिर आप हमें बताइएगा कि मैम आपने कितना हमारे लिए मेहनत की है, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अजंता गुफा का सबसे विख्यात बोधिसत्व पद्मपाणि केव नंबर 1 की पेंटिंग्स है, जो शांति और विश्व बंधु का प्रतीक कहा गया है। पद्मपाणि के चित्र में शरीर सौष्ठव का वह आदर्श प्रस्तुत करता है जिसमें एक महामानव की कल्पना, उनकी इमेजिनेशन को डिटरमाइन किया गया। कलमकारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कलमकारी का बंधक संबंध किस राज्य से है? अच्छा चलिए अच्छी बात है, आर्यन ने हमें बता दिया। हम भी सोच रहे थे कुछ पहचाना सा, मतलब वो होता है ना वर्ड की वैल्यू, वो तो पकड़ रहे थे कोई जाना पहचाना स्टूडेंट है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि पर्टिकुलर है कौन। मतलब न्यू ईयर पे आप लोगों ने आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश का है। चलो शुक्र है आर्यन को समझ आ गया कि मैम बहुत कंफ्यूज हो रही हैं। लाओ फाइनली अब बता देते हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश की एक लोक कला है, फोक आर्ट, जो कपड़े पर की जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस पर की जाती हैं, ठीक है। इसमें प्राकृतिक डाई मतलब नेचुरल डाई का यूज किया जाता है। सेरीग्राफी किसका टेक्निकी नाम है? सेरीग्राफी इज द फॉर्म ऑफ सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ओके। सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की एक टेक्निक है। वर्तमान में यह मुद्रण की एक महत्वपूर्ण विधा भी कही जाएगी। इसमें सिल्क का एक महीन कपड़ा यूज किया जाता है जिसमें जाली मैश होता है, और सेरीग्राफी टेक्निक का आविष्कार चीन में सोंग राजवंश के टाइम ड्यूरेशन में 960 से 1279 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। इस टेक्निक को लोकप्रिय बनाने के लिए एंडी वरहोल को कहा गया है, मतलब एंडी वरहोल ऑल्सो यूज दिस टेक्निक। आपको पता भी होगा, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। एंडी वरहोल सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मार्लिन डिप्टिच 1962 में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी रहा था। मार्टिन मुनरो भी। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया था? ब्लू राइडर ग्रुप, ठीक है बताइए। ब्लू राइडर पेंटिंग किसने बनाई थी? देखिए ग्रुप तो कहा जाएगा इनका वेस्ली कंडेंसकी का, बट पेंटिंग था फ्रेंज मार्क की, ब्लू राइडर। वेरी गुड। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायती सीरीज को रिप्रेजेंट किया है। यायती सीरीज है ए रामाचंद्रन की। और क्या है ये? तो ये एक म्यूरल है। एक चित्रकार के रूप में ए रामाचंद्रन का वास्तविक जन्म आधुनिक भारतीय कला के एक मास्टरपीस म्यूरल यायती 1986 ईस्वी में हुआ। बनाए थे, कब बनाए थे? 1986 में। यायती दरअसल एक म्यूरल है जिसकी हाइट 60 फीट लंबाई है, और ये 12 पैनल्स में बनाया गया है जिसमें 13 मूर्तियां हैं। सब आपको याद करना है कितनी मूर्तियां हैं, तो 13 स्कल्पचर हैं। हाइट कितनी है? 60 फीट इसकी लंबाई है।
कब बनाई गई हैं? 1986 में। 1986 में बनाई गई हैं। 13 मूर्तियां हैं इसमें। यायती एक म्यूरल है जो 60 फीट लंबी है। ठीक, म्यूरल पेंटिंग कहा जाएगा। कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में बनाया गया था, दिल्ली। मारियो दी मिरांडा क्या कहे जाएंगे? कार्टूनिस्ट। वेरी गुड, जिन्होंने कार्टूनिस्ट आंसर किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मारियो मिरांडा 1926 टू 2011 सेलेक्टेड टाइम। एक प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट। मारियो को विशेष तौर पर इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए बनाए गए कार्टून्स के लिए जाना जाता है। किताब के पिछले सिरे की थिकनेस, उसकी मोटाई को क्या बोलते हैं? सपोज करें ये आपका बुक है, ठीक, तो इसके पिछली सिरे मोटाई को क्या, इस वाले मोटाई को आप क्या कहोगे? इनको कहेंगे आप स्पाइन। वेरी गुड, स्पाइन कहेंगे। ठीक, इनको स्पाइन कहेंगे। एक सेकंड, ये वाला जो है ये मोटाई, इनको स्पाइन कहा जाएगा। और ये वाला क्या है जो हमने ये रेड कलर कर दिया है? तो ये आपका वॉल है, ये वॉल है, ये वाला स्पाइन है, ये बुक का फोरहेज है। और स्टिचिंग क्या होता है? तो जब ये बुक खोलिएगा तो यहाँ पे सिलाई रहता है, तो सिलाई वाला एरिया जो होता है उनको स्टिचिंग कहते हैं। अच्छे से समझ आ गया? स्पाइन कौन सा है? तो ये जो बुक का पन्ना होता है उनको स्पाइन कहते हैं, उनकी मोटाई को, पिछले सिरे की मोटाई को। और उनके थिकनेस को वॉल भी कहा जाता है। फोरहेज बुक का फ्रंट पेज भी नहीं, बिल्कुल फ्रंट वाला एरिया। वॉल उसकी मोटाई, और स्टिचिंग जो बीच में ये सिलाई होता है। क्लियर? मुगल चित्रकला का विकसित टाइम, मुगल चित्रकला मेंशन किया गया है। पेंटिंग का गोल्डन एज किसके टाइम ड्यूरेशन को कहा जाता है? वेरी गुड, जहांगीर टाइम ड्यूरेशन, है ना? जिन्होंने जहांगीर मेंशन किया उनका करेक्ट है। बट ऑप्शन में तो यहाँ जहांगीर है नहीं, तो फिर बताएं किसको सही किया जाएगा? वेरी गुड ज्योति, मुगल चित्रकला का विकसित रहा था जो स्वरूप जहांगीर को कहा जाता है। बट ऑप्शन में आपके जहांगीर दिए ही नहीं गए हैं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी अकबर को दोगे। वेरी गुड, एग्जैक्टली। वह कलाकार जिन्होंने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया था। लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में किसने अपनाया? यामिनी रंजन रॉय ने। ठीक है, और वर्क करते हैं टेम्परा टेक्निक में। यामिनी रंजन रॉय, ही वॉज बॉर्न इन 1887। 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1972 में मृत्यु। एक ऐसे कलाकार हुआ करते थे जिन्होंने भारतीय मिट्टी के सौंधी गंध को अनुभव किया और विशुद्ध लोक कला की रचनाओं को अपने चित्रों में उभारा था। इसके लिए उन्होंने बंगाल की लोक कला से प्रेरणा ली और जीवन पर्यंत यहाँ रहकर चित्रण कार्य करते रहे। उन्होंने अपने चित्रों को ज़्यादातर टेम्परा टेक्निक में रिप्रेजेंट किया है। ये इनका मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है, टेम्परा टेक्निक। पेट्रोग्लिफिक्स संदेश उकेरी जाती थी कहाँ पर? गुफाओं के उकेरे गए चित्र कहे जाते हैं ना, पेट्रोग्लिफिक्स। जिन्होंने बी मेंशन किया उनका करेक्ट आंसर है हिनेवा टेराकोटा इज इंक्लूडेड। ये यूजीसी नेट 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हिनेवा टेराकोटा क्या होता है? तो ये एक क्ले है, एक तरह की मिट्टी है जो जापान की एक मिट्टी है। यह मुख्य रूप से जापान के दक्षिणी होन्सू में निर्मित है। याद रखिएगा कहाँ पर? तो दक्षिणी होन्सू में, क्योंकि आपको तो ये पता ही है हिनेवा एक जापान का टेराकोटा है और ये कहाँ पर डेवलप्ड हुआ था? तो दक्षिणी होन्सू, ये इंपॉर्टेंट है। द पोटैटो ईटर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विंसेंट वैन गॉग। द स्टरी नाइट, द पोटैटो ईटर्स, डॉक्टर गाचे का वो हेड वाला पोर्ट्रेट, ये सब ईयर कटे हुए जो कान को रिप्रेजेंट किए थे, सब इन्हीं का है। वेरी गुड इवनिंग फिरोज। अगला देखिए, विंसेंट वैन गॉग की प्रसिद्ध चित्र पोर्ट्रेट द पोटैटो ईटर्स, आलू बख्शी। इस चित्र में 5 निर्धनों को
दीपक के प्रकाश में आलू खाते हुए दिखाया गया था। ठीक है, दीपक के प्रकाश में ये लोग क्या कर रहे हैं, पोटैटो ईटर्स मतलब आलू खा रहे हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कितने अगस्त को? वेरी गुड, 19 ऑफ अगस्त। वेरी गुड। ज्योति, श्री एंड आर्यन, हैदर, राना, अंश, फिरोज, एवरीवन, सभी का आंसर राइट है। अगला देखिए, अभिव्यंजनावाद जिनको एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट कहते हैं, ये किस देश में प्रारंभ हुआ, ये भी आप सभी को पता है कि जर्मन में हुआ था। आलू भक्षी, सिलेक्शन के बाद 5 दोस्त मिल जाइएगा, 5 लोग बैठ करके आलू का वो बोलते हैं ना क्या, एक बहुत टेस्टी सा डिश होता है आलू दम, वो बना के खा लिएगा और 5 का स्नैपचैट लेने के बाद इनसे आप कंपेरेटिवली कंपेयर कर सकते हैं, द पोटैटो ईटर्स से, विंसेंट वैन गॉग की। अब भूलेंगे नहीं आप लोग। सितनवासल की गुफा जिनकी खोज 1934 में प्रोफेसर दुबरेल ने किए थे, सर्वप्रथम टी एस गोपीनाथ ने देखे थे। सितनवासल का एक्चुअल मीनिंग होता है जैन संत सिद्धों का निवास। ये तमिलनाडु के तंजौर जिले के पदुकोट्टा नामक स्थान पर स्टेबल है। ओके, पांड्य राजा के समय में, मरवर्मन के समय में इनका निर्माण हुआ। छपाई कला की खोज कहाँ से हुई थी, तो फर्स्ट टाइम चीन, चाइना से हुई है। ओके, शुरुआत तो चाइना से ही हुई है, हैंग राजवंश से। प्राख्यात चित्र गुर्निका 1937 में बनाई गई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो इन द मटेरियल ऑफ ऑयल ऑन कैनवस। कहाँ पर एग्जिबिट है, म्यूसियो रेना सोफिया म्यूड्रिड स्पेन में है। वेरी गुड इवनिंग मंजू, सेम टू यू डियर। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारत कला भवन वाराणसी का एस्टैब्लिशमेंट किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, भारत कला भवन। टाइम याद है ना सभी को, 1920। रॉय कृष्णदास, वेरी गुड। कला भवन का टाइम बताइए आप लोग। कला भवन पता तो सभी को है, मुझे पता है, फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ, जो लोगों को जो भी भूल रहे हो, ये कंफ्यूजन हो, वो एक दूसरे का कमेंट देख के भी उनको याद हो जाएगा। और भारत भवन, तो आपका भारत भवन हो जाएगा भोपाल में, इसका टाइम है 1982 का। ठीक, कला भवन आपका कहाँ है, तो ये शांति निकेतन में है, इनका टाइम हो जाएगा 1919 का। फिर 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी नेम से इवेल्युएट हुआ था। तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जब आप बीएचयू में जाओगे ना, बीएचयू में ही आपको भारत कला भवन, जैसा हमारे यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको मोइनुद्दीन अहमद आर्ट गैलरी मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा फेमस गैलरी है। सेम उसी तरह जब आप बीएचयू में एंटर करोगे तो आपको भारत कला भवन मिलेगा। ठीक, स्थित एक संग्रहालय है जो एशिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय माना गया। यहाँ के चित्रवेदिका गैलरी में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कृतियों को सुरक्षित रखा गया है। भारत कला भवन का स्थापना 1920 ईस्वी में विख्यात इतिहासकार रॉय कृष्णदास के थ्रू हुआ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ है। ओके ज्योति, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्लासेस तो अभी थोड़ी लंबी चलेंगी, एटलीस्ट आज आपका मैं 125 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, अभी 66 क्वेश्चन हुआ है। स्विच ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो जल्दी से आपका चार्ज हो जाएगा, मतलब चार्ज में लगा के स्विच ऑफ कर देगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है ज्योति। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे, माया अजय वाले। तो ये निवासी पूछे जा रहे हैं कि स्टेबल प्लेस, ये इंग्लैंड से रहने वाले थे। 30 जुलाई 1898 ईस्वी को
कैसलफोर्ड, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में एक खादान मजदूर के परिवार में जन्मे हेनरी मूर ने आधुनिक ब्रितानी मूर्तिशिल्प को ही एक नया बदला। 20वीं शती में मूर्तिशिल्प का मतलब भी बदल दिया। जिस तरह आधुनिक चित्रकला की कल्पना पैब्लो पिकासो के बिना नहीं की जा सकती थी, कुछ उसी तरह आधुनिक मूर्ति शिल्प की कल्पना हेनरी मूर के बिना संभव नहीं था। हेनरी मूर ज्यादा कांच में मूर्तियां भी रिप्रेजेंट किए थे, और ये क्यों पॉपुलर थे, तो माया अजेटेक स्कल्पचर के लिए। प्रकाश के प्राथमिक रंग को आपको सिलेक्ट करना है। तो पदार्थ के प्राथमिक रंग आई थिंक आप लोग को याद है ना, रेड, येलो एंड ब्लू। अब प्रकाश के भी आप याद रखें, आरजीबी जिनको कहा जाता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। राइट आंसर इज ए। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि में आते हैं? लिपि से आते हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने ए आंसर किया है उनका करेक्ट है लैटिन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई थी? मदर टेरेसा सीरीज मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई। स्लिप ऑफ रीजन प्रोड्यूस्ड मॉन्स्टर, ये फेमस एचिंग टेक्निक में बनाई गई है फ्रांसिस दी गोया के थ्रू। इंग्लिश में बोलते हैं ना स्लिप ऑफ रीजन विथ फोर्थ मॉन्स्टर, हिंदी में थोड़ा सा नाम चेंज मिल रहा है। हाँ देखिए इंग्लिश में सही है, स्लिप ऑफ रीजन प्रोड्यूस्ड मॉन्स्टर। 1797 टू 1799 2 साल में कंप्लीट कर दिया गया था। एचिंग सीरीज फ्रांसिस दी गोया ने बनाई है। प्रेजेंटली कहाँ एग्जिबिट है? कैनकल सिटी, मिसौरी में सुरक्षित है। नेल्सन एंड किंग म्यूजियम ऑफ आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीबिशंस किस आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स को बनाई, कहाँ पर एग्जिबिट है, उनका मटेरियल क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। मकबूल फिदा हुसैन का डेथ कब हुआ था? तो इनका जन्म मोस्टली सभी को याद है 1915-16 के बीच में। कहाँ पर हुआ है जन्म? शोलापुर पांडापुर शोलापुर महाराष्ट्र में। और इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? 2011 में। नेशनैलिटी इनको मिलती है नो डाउट कतर की, लेकिन इनकी डेथ लंदन के हॉस्पिटल में हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ए हो जाना है। 9 जून 2011। वेरी गुड प्रभात। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में ही रखना है। अपने चित्रों के जरिए बेशुमार शोहरत हासिल करने वाले हुसैन बाद में इनको कैंसर हो जाता है, और 90 की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है 9 जून 2011 लंदन के हॉस्पिटल में। ठीक, ब्राम्पटन। भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का जो घोषणा पत्र किस देश में हुआ था? तो फ्यूचर में आपको इटली खाना है या फिर इटली जाना है, जैसे भी याद कर लिए, इटली में है। फिलिप्पो टोमेसो मारिटेनी का नाम मत भूलिएगा, फाउंडर कहे जाते हैं इस कला आंदोलन के। ला फिगारो पत्रिका में मेंशन किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1915। मुगल काल के प्रसिद्ध चिड़ियों के चितेरे कौन कहे जाएंगे? बर्ड आर्टिस्ट मंसूर हैं चिड़ियों के चितेरे। अच्छा, मुगल काल में जहांगीर के समय में भी तो चिड़ियों के चितेरे आपने बता दिया मंसूर। अकबर के समय में चितेरे कौन थे? आज आप लोगों ने क्विज में वो क्वेश्चन अटेंड किया है, बताइए कौन थे? वेरी गुड इवनिंग शबनम। मुगल काल में प्रसिद्ध चिड़ियों के चितेरे मंसूर थे। जहांगीर के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पहले अबुल हसन कहे जाएंगे, और अकबर के समय में मिस्कीन थे। वेरी गुड कृष्णा, मिस्कीन। ठीक है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद, और चौथे नंबर पर है अथर्ववेद।
राइट। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी एस्टैब्लिशमेंट टाइम आपको बताना है 1928, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं AIFAS, आईफैक्स, राइट। राघव कन्हेरिया को किस रूप में सबसे ज्यादा पॉपुलर कहा गया है? तो राघव कन्हेरिया ही वॉज अ वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ स्कल्पटर, तो ये मूर्तिकार कहे जाएंगे। इनकी बुल बड़ी फेमस है, क्या आप लोग बता सकते हैं इन्होंने जो बुल बनाई थी वो किस माध्यम में बनाई थी? अब बुल पेंटिंग किसकी है? तो बुल पेंटिंग में एक तो आपको याद रखना है कुलकर्णी का नाम, कुलकर्णी का, ठीक है, बुल कुलकर्णी की बहुत फेमस थी। दूसरा बुल और कौन बनाया था? इन्होंने मूर्ति बनाई थी राघव कन्हेरिया में, वो भी कांस्य में। वेरी गुड। जिन्होंने कहाँ से आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है। राघव कन्हेरिया देखिए किस किस मटेरियल में काम कर रहे होते हैं। एक फेमस मूर्तिकार है, ये मिट्टी, लकड़ी, धातु व मटके के टुकड़े, ब्रिक्स को यूज करके, मतलब जो मटका होता है पॉट, उसके टुकड़े को यूज करते थे अपने स्कल्पचर्स में। इन्हें आध्यात्मिक और इंद्रिय लयात्मक इन्होंने बहुत सुंदरता के साथ उभारा था। प्रसिद्ध साड़ बुल कांस्य, जिनका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? जिनको शॉर्ट में बोलते हैं NID, तो ये आपका कहा जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है अहमदाबाद में। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर हैं? कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं मुंबई में है। कन्हेरी गुफा का बिल्कुल डिटेल थ्योरी देख लीजिए। ये गुफाएं संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में स्थित है। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों को काट कर कुल 90 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी में प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी किसने बनाए थे? वेरी गुड। जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है 2021 में, विवान सुंदरम ने, जिनकी मिसेस है गीता कपूर, जिनको भारत का फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहा जाता है। कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक 1997 से 98 में प्रस्थान स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया? विवान सुंदरम। 1936 से लेकर बंटवारे तक के बंगाल के इतिहास के स्टोरीज इनका मेन सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था। त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1968, 1968 में, ठीक है। तीन वर्ष अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ये जो ललित कला अकेडमी 1968 में त्रैवार्षिकी मतलब 3 साल पर होता है, 3 इयर्स पे पेंटिंग्स एग्जिबिट की जाती हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा, क्लास 8th स्टैंडर्ड में है। 9th में आपकी पूरी एक प्रॉपर बुक्स होती हैं, जिनका 9th 10th यूपी बोर्ड से होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है? तो विलियम शेक्सपियर का है, 16वीं शती। द लस्ट फॉर लाइफ ये बहुत फेमस पुस्तक है, वैन गॉग की लाइफ पर डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। एरविन स्टोन ने इसकी बुक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लस्ट फॉर लाइफ वैन गॉग की बड़ी फेमस पुस्तक है, इनकी लाइफ स्टाइल बायोग्राफी को कैप्चर किया गया 1934 में। अमेरिकी लेखक एरविन स्टोन ने लिखा, ओशो के शब्दों में, स्टोन ने इतना अद्भुत काम किया है कि मैं नहीं सोच सकता कि किसी और ने इस तरह का काम किया होगा। ओशो के
शब्दों में ये स्टेटमेंट कहा है। ओशो के बारे में किसी को ज्ञान मतलब नॉलेज है कि ओशो कौन थे? किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में इतनी घनिष्ठता से नहीं पहचाना था जैसे वह अपने अंतर्मर्म के बारे में लिख रहे होते हैं। तो ओशो एक बहुत फेमस एंड ग्रेट फिलोसफर हैं। कहाँ के हैं, हमारे इंडिया के या फॉरेन के? ओशो इज द ग्रेट फिलोसफर। ओ एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ, ओशो एक ग्रेट फिलोसफर हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया के या फॉरेनर हैं? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड सॉलिड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओशो का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज। वेरी गुड, इंडियन फिलोसफर है ना, इनके पिक्चर्स देखकर भी आप पहचान सकते हो। इंडियन फिलोसफर हैं बट इनके जो व्यूज़ होते हैं उनको वर्ड्स को आप कैप्चर करेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं ये। बनी ठनी वर्मा जी को बहुत नॉलेज है, उनसे आप थोड़ा सा इनके बारे में पूछ सकते हैं। अगला देखिए, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार में चित्रकारों की रचना की गई थी। बनी ठनी तो आपको पता है किशनगढ़ स्कूल में 1570 से 60 से 70 तक में कंप्लीट की गई हैं, आर्टिस्ट निहाल चंद्र के थ्रू। आप लोगों को ओशो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछिए, आंसर आपको मिलता जाएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जिस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो अभी प्रेजेंट है क्लास में। ठीक है, तो जो भी आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रों में राधा के सौंदर्य को रिप्रेजेंट किया गया था। बनी ठनी के रूप में कलाकारों के लिए आदर्श बनाए गए थे जिसे निहाल चंद्र नामक चित्रकार ने सृजित किया। बनी ठनी 1750 से 60 तक में कंप्लीट की गई हैं। प्रेजेंटली राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एग्जिबिट है। ओके शिया, अगला क्वेश्चन देखिए। कोई नाम, चिन्ह या फिर अन्य तरीकों का जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? ऑफ कोर्स आप कोई डिज़ाइन तैयार कर लें या फिर कोई कंपनी तो उसका एक लोगो पहचान बनाएंगे ना, तो उनको ट्रेडमार्क के नेम से डिटरमाइन किया जाता है, राइट? हाँ कृष्णा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए। एलोइस सेनेफेल्डर, जिनको सर सेनेफेल्डर कहते हैं, इन्होंने लिथोग्राफी प्रिंटिंग का एस्टैब्लिशमेंट कब किए थे? टाइमिंग याद है ना आप लोग को? 1797 या 1796 या फिर 98, दो टाइम करेक्ट कराया जाता है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 98 को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएंगी। कहाँ पे शुरू किए थे? तो जर्मन में। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? फर्स्ट न्यूज़पेपर द बंगाल गजट। टाइमिंग 1780 1780। 29 ऑफ जनवरी 1779 में शुरुआत हुआ था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के हेल्प से, राइट? टेलीविजन मीडिया का प्रचार का कीमत सिलेक्ट करना है। अब इतना डीपली आप लोग एक ही क्वेश्चन को ना सर्च कीजिए। ओशो के बारे में आपको नॉलेज लेना होगा तो आपके टीजीटी एग्ज़ाम के बाद आप इत्मीनान से जब फ्री हो जाइएगा तब थोड़ा सा एज ए बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट अभी प्रॉपर आपका कंसंट्रेशन आपके यूपी टीजीटी पे होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी चीज़ को फोकस ना करें। ठीक है, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार का कीमत, उनका आधार बताएं, समय कहा जाएगा, टाइमिंग। टाइमिंग इज़ वेरी मैंडेटरी। 15 to 30 सेकेंड समथिंग टाइम कहा जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? रस उत्पत्ति को सबसे पहले 8 रस किसने बताए थे? भरत मुनि ने। तो पहली किसने करेंगे, पहले कौन करेगा? और 9वां रस जो है वो शांत रस है जिसके बारे में
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जिक्र मिलता है, अभिनव गुप्त ने बताए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भरत मुनि। वेरी गुड। 89 का जिन्होंने मेंशन किया है भरत मुनि, उनका करेक्ट है। ठीक है। अमिता शेगल का डेथ कब हुआ था? 1941, जब रविन्द्रनाथ टैगोर का होता है। कहाँ पर? लाहौर में। जन्म कहाँ हुआ था? 1913 में बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रिनी धुमाल क्यों पॉपुलर है, क्यों प्रख्यात है? रिनी धुमाल एक फेमस प्रिंटर मेकर के रूप में नो डाउट ये फेमस रही थे, बट ज़्यादा प्रायोरिटी इनको पेंटिंग्स में मिलेगा। रिनी धुमाल का बिल्ली याद रखिएगा, बिल्ली, बिल्ली जिनको इंग्लिश में कैट कहते हैं, इन्होंने कैट बनाया था प्रिंट मेकिंग में। देख लेते हैं इनके डिस्क्रिप्शंस। 1948 में बंगाल में जन्मी रिनी धुमाल महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से केजी सुब्रमण्यम के निर्देशन में 1972 में एजुकेशन ली। वह अपने कलाकार, इनके जो हस्बैंड थे वो पीर धुमाल बड़ौदा में ही वहीं रहती थी, चाहे वो एक्रेलिक में काम कर रही होती थी या फिर प्रिंट मेकिंग में या फिर ग्लास पेंटिंग या चाचूज, बिल्कुल फ्रीडम हो करके पेंटिंग्स में पहचानी जाती थी। रिनी धुमाल पेंटिंग के लिए ठीक है, क्यों प्रख्यात है? तो पेंटिंग के लिए प्रख्यात है। इसके अलावा प्रिंट मेकिंग में उनका विशेष योगदान माना जाता है। 8 सितंबर 2021 को उनकी डेथ हो गई थी। रेप ऑफ यूरोपा मोस्टली सभी को पता है, तो पहले कौन बनाया था, बाद में कौन बनाया था? फिरोज पूछ रहे हैं कैट प्रिंट मेकिंग। हाँ बिल्कुल, कैट इन्होंने रिनी धुमाल ने बिल्ली प्रिंट मेकिंग में, जो हमने आपको पीडीएफ भेजा है ना, मूर्ति कला वाला एक है ना, एक है मूर्ति कला वाला, दूसरा है छापा कला। तो जो छापा कला है उसका लास्ट वाला जब पेज खोलेंगे तो आखिरी पेज में मैंने रिनी धुमाल को मेंशन किया है, और रिनी धुमाल के साथ 2-3 आर्टिस्ट और हैं लास्ट वाले पेज में। तो पहले नंबर पर ही आपको रिनी धुमाल देखने को मिल जाएंगी। रेप ऑफ यूरोपा 2 कलाकार ने बनाया। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे किसको? वेरी गुड, टीशियन को। फिर टीशियन से इन्फ्लुएंस्ड होकर, प्रभावित होकर रेप ऑफ यूरोपा और किसी ने भी बनाए थे। वेरी गुड शबनम, वेरी गुड वर्मा एंड राना, एग्जैक्टली पीटर पॉल रिबन्स ने बनाए थे, रिबन्स ने। ठीक है। रेप ऑफ यूरोपा एक फेमस पेंटिंग 1562 के टाइम ड्यूरेशन में इटालियन कलाकार टीशियन ने बनाया, जो 70 गुणे 81 इंच इसका माप था। कैनवस पर तैल रंगों में निर्मित किया गया। वर्तमान में इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम बोस्टन में एग्जिबिट है। अनिश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी? द क्लाउड गेट। ठीक है। यक्ष यक्षिणी किसकी है? ऑलमोस्ट सभी को पता है कि राम किंकर बैच की है, तो ये नहीं हो सकता। डेविड मूर्ति यूरोप में 3 लोगों की कही जाएंगी। एक तो आपको याद रखना है डोनाटेल्लो, दूसरा माइकल एंजिलो, और तीसरा कौन बनाया था? तो तीसरा कहे जाएंगे बर्नीनी। अनिश कपूर का बहुत फेमस है क्लाउड गेट, जो यूजीसी नेट में ऑलरेडी पिक्चर्स देके इनसे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला किसने बनाया? तो कलाकार का नाम था अनिश कपूर। उस मॉन्यूमेंट्स का नाम था क्लाउड गेट, 2006 में बनाई गई थी, स्टेनलेस स्टील में बनाई गई थी, मिलेनियम पार्क शिकागो में है। तो पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था। पांचों क्वेश्चन इसी लाइंस में एक्सप्लेन किए गए हैं। पैब्लो पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था याद है ना? 1882 में, और 1973 में मृत्यु। कहाँ? मैड्रिड स्पेन में। संजना गुप्ता, हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी। अगला देखते हैं। ये मूर्तिकार थे, लिथोग्राफर थे और सेरेमिक पेंटर्स थे, साथ में साथ इंग्रेवर थे, ऑलराउंडर थे बेसिकली। रंग का टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ह्यू। वैल्यू क्या होता है? तो लाइट एंड डार्क शेड को कहा जाता है। और इंटेंसिटी या फिर क्रोमा क्या होता है? जो प्योरिटी को डिपिक्ट करते हैं उनको क्रोमा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखें। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के जो भित्ति चित्र रिप्रेजेंट किए गए थे, किसके थ्रू? मेडाइवल हिंदू संत डन बाई विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी का एक फेमस म्यूरल है भित्ति चित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हिंदी भवन। अब जल्दी से मुझे हिंदी भवन का स्थापना का टाइम बता दीजिए। आई थिंक आप लोग भूले नहीं होंगे जो हमने आपको याद कराया है, मैं श्योर हूँ, फिर भी देखती हूँ कितने स्टूडेंट को अभी याद है। शांति निकेतन के मध्ययुगीन हिंदू संत में भित्ति चित्र 77 फीट लंबाई, 8 फीट इसकी चौड़ाई थी इस म्यूरल की। रामानंद, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु गोविंद आदि के इन्होंने म्यूरल्स को मतलब भित्ति चित्र स्टोरीज को रिप्रेजेंट करते थे। वेरी गुड, वर्मा को याद है। और किसी को? 1938 1938 का टाइम कहा जाता है। ठीक, किसका टाइम? हिंदी भवन के स्थापना। हिंदी भवन कहाँ है? शांति निकेतन में। वेरी गुड आर्यन। वेरी गुड श्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक हेनरिक जिमर की है। अच्छा, फिरोज का पहले ही रिप्लाई आ गया। मैं सोच रही थी कि ये हेनरिक जिमर यहाँ बीच में कैसे आ गए। अगला देखिए, 1992 का कहा जाता है हेनरिक जिमर, 1892 1943 शांति निकेतन के किस जनपद में रहे थे? शांति निकेतन कहाँ पर है? वीरभूमि या फिर कोलकाता? हुगली नदिया। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था ये क्या एग्जामिनर ने, क्योंकि ऑलरेडी सभी को पता है कि शांति निकेतन कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। नियर अबाउट एक सेलेक्टेड यहाँ पे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है, तो वीरभूमि। जिन्होंने वीरभूमि बताया उनका सही है। अच्छा ठीक है, ट्रिक्स देख लूंगी, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शांति निकेतन वीरभूमि बोलपुर में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर जो थे देवेंद्र नाथ ने 1863 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किए थे। 7 एकड़ जमीन पर ये आश्रम खोले थे। आज शांति निकेतन के नाम से इसको यूनेस्को में भी तब्दील कर दिया गया है 2021 में। और सबसे वर्तमान में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि इसी को 1901 में अनदर नेम से जाना जाता था, 1919 में कला भवन के नेम से जाना जाने लगा, फिर 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई है। विश्व भारती मतलब बहुत बड़ी बात है। अगला देखिए, बोल्टिंग क्लॉथ का यूज आप कहाँ पर करोगे? सेरिग्राफी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, छपाई में। इंडिया में सेरिग्राफी के फाउंडर कौन कहे जाते हैं भारत में हमारे? इंडिया में बोल्टिंग क्लॉथ के फाउंडर कौन कहे जाएंगे सेरिग्राफी के? और यूरोप में कौन है? तो यूरोप में रंगीन सेरिग्राफी 1904 में विल बिप्ट ने किया था खोज। विल बिप्ट ने पहली रंगीन लिथोग्राफी बनाई, ये रंगीन सेरिग्राफी बनाई थी। और हमारे इंडिया में है के.जी. सुब्रमण्यम, जिनका किंग ऑफ डार्क चैम्बर पॉपुलर रहा था वही। तिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये जाहिर सी बात है माउंट आबू में है, जैन धर्म से संबंधित है। बनाया गया था कौन सा वाला मार्बल? अगर 2 तरह के मार्बल आ जाएंगे, मकराना और अंबाजी मार्बल, तो पहले आपको अंबाजी मार्बल को सेलेक्ट करना होगा। तो ये जैन धर्म से संबंधित मोस्टली यहाँ पे जो स्कल्पटर्स मिले होंगे वो जैन रिलीजियस को फॉलो कर रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे? पूछा जा रहा नहीं थे। मद्रास के प्रधानाचार्य के.सी.एस. पानिक्कर भी थे, देवप्रसाद रॉय चौधरी भी थे। और इन दोनों में दिनकर कौशिक क्यों नहीं थे? इसका रीजन ये है कि दिनकर कौशिक का प्रॉपरली कनेक्शन कहाँ से था? मुंबई से था। दिनकर कौशिक का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आई थिंक आप लोग को रिमाइंड भी होगा, सर्कस करके। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर कौशिक, he was born in 1918 and died time 2011। देश के प्रतिष्ठित चित्रकार और आर्ट क्रिटिक, कला समीक्षक थे। बतौर प्राचार्य के रूप में कला भवन शांति निकेतन में उन्होंने समकालीन कला को बहुत बढ़ावा दिया और काल तथा कला नामक हिंदी में एक चर्चित पुस्तक भी लिखी। पूछ लिया जाए कि काल और कला किसकी पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है दिनकर कौशिक की है।
प्रतिभा पूछ रही है मैम मकराना या फिर अंबाजी मार्बल। अगर आपके ऑप्शन में मकराना भी होंगे बेटा, मकराना होंगे और अंबाजी होंगे, अंबाजी, तो आप पहले प्रायोरिटी अंबाजी को दोगे। जब ये नहीं रहेंगे देन आप मकराना को, और दोनों रहेंगे तो अंबाजी ही सिलेक्ट होना है। ओके, ये तो ऑलरेडी हमने शायद शबनम मॉर्निंग में आप लोग एक क्लास इसकी ले चुकी हो ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। कैरावेजो संबंधित है, कैरावेजो, माइकल एंजेलो दी कैरावेजो, ये बरूक आर्ट मूवमेंट के फाउंडर, जनक, जन्मदाता कहे जाते हैं। मुझे क्या आप लोग टाइम बताएंगे बरूक आर्ट मूवमेंट का? सबका टाइम बताएंगे, ठीक है? सबका वेस्टर्न आर्ट आया तो एक भी क्वेश्चन मैं यहाँ से स्किप नहीं होने दूंगी। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बरूक आर्ट मूवमेंट के फाउंडर पता है, कैरावेजो है। टाइम क्या है? तो मोस्टली सभी को टाइम याद रखना है, 1600 टू 1750, मतलब 17वीं से 18वीं शती, 17वीं से 18वीं शती। कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था? इटली में हुआ था। अब अगला मुझे पुनर्जागरण काल का तीनों बताइए। अर्ली रेनेसां का भी टाइम बताइए, हाई रेनेसां का भी बताइए, और उसके बाद पोस्ट रेनेसां का भी बताइए। चलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनको याद होगा वो कनेक्ट कर लिएगा। देखिए पुनर्जागरण काल, जिनको रेनेसां आर्ट मूवमेंट कहा जाता है, ये कब से कब तक चला? 1400 से 1600 तक, मतलब 1400 टू 1500 तक का ये कहा गया है अर्ली रेनेसां। फिर हाई रेनेसां का टाइम कहा गया है 1500 टू 1530, ठीक है। पोस्ट रेनेसां, जिनको इंग्लिश में मैनरिज्म, हिंदी में रीतिवाद कहते हैं, तो इनका टाइम है 1530 से लेकर 1580 तक का। क्लियर? हाँ कृष्णा, बिल्कुल, टेक योर रेस्ट। रोकोको आर्ट मूवमेंट ये 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था, 18वीं शती में। इसके फाउंडर रॉबर्ट द कोटी, जैम मैरी ऑन्टोनाई कहे जाएंगे। स्वच्छंदतावाद, जिनको रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट बोलते हैं, रोमांसवाद और स्वच्छंदतावाद ये एक ही है। इनका सेलेक्टेड टाइम क्या था? बताइए क्या टाइमिंग था? 1800 से लेकर 1890 तक का। जनक आपको याद होगा, दिलाकरा को हमने कराया है जनक, फाउंडर जिनको कहा जाता है। पहली पेंटिंग 1819 की किसकी है? जेरी कॉल्ट की है। ओके, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण करता कौन कहे जाएंगे? देखिए जो वेस्टर्न आर्ट है ना, वो आपके एग्जाम में बहुत यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल का नहीं आएगा, बहुत आसान आएगा। तो इसीलिए मैं बार बार से चीज़ें आपको एनालिसिस करा देती हूँ, याद करा देती हूँ कि ऊपर की चीज़ें ही पूछी जाएंगी, तो ऊपर की चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण करता, गट्टू, वेरी गुड। 103 का राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिए, कमेंट पे बस आप लोग का ध्यान रहता है कौन क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किया था। आर के लक्ष्मण का पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2021 के यूजीसी नेट, सॉरी 2021 के यूपी टीजीटी में। 26 जनवरी 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। आईने अकबरी प्रमुख चित्रकार, किसी को जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ही क्वेश्चन रह गया। 104 तक आप कंटिन्यू रहें तो मोस्टली कितना, थोड़ा सा क्वेश्चन ही तो बचा है। आईने अकबरी अबुल फजल, ठीक है, लेखक है। और चित्रकार पूछ लिया जाए तो चित्रकार को आपका नाम याद रखना है दसावन को।
केशवदास नहीं कहे जाएंगे, एग्जैक्ट आपके ऑप्शन में कोई मतलब सेलेक्टेड ऑप्शन था ही नहीं, तो नियर अबाउट एक सेलेक्ट करना था, तो केशवदास को करेक्ट कराया गया था। ठीक है। अब 1 जनवरी कल से शुरू हुआ था, अब एंडिंग होने वाला है। ओके वर्मा, अगला क्वेश्चन देखिए। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। आफ्टर सिलेक्शन अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, अभी प्रॉपर कंसंट्रेशन, ना तो कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कोई फेस्टिवल, बस जॉब तक प्रॉपर कंसंट्रेशन रहना है आपकी थ्योरी पर। जॉन कांस्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटर्स कहे जाएंगे। ठीक, अगला देखिए। जॉन कांस्टेबल, इनके दो बहुत, एक मेरा फेवरेट पेंटिंग है, कौन सा वाला मेरा फेवरेट है आपको याद होगा? किसी को याद है? द हाई वैन। ये हमने बीएफए सेकेंड ईयर में कॉपी किया था। तो ऐसा होता है ना, बीएफए सेकेंड ईयर में किसी आर्टिस्ट की कॉपी करनी होती है, आप जितना एकदम सेम अगर एज इट इज कॉपी कर देंगे तो आपको 15 आउट ऑफ 15, 15 के 15 नंबर मिल जाएंगे। कम बेसी थोड़ा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जजमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू टीचर डिपेंड करता है। तो ये बीएफए सेकेंड ईयर में सिखाया जाता है, सेम ओल्ड मास्टर कॉपी वर्क। ठीक है, तो हमने द हाई वैन का पेंटिंग कॉपी किया था। दूसरा, इनकी द धाम मिल बहुत इंपॉर्टेंट है। द धाम मिल, आपको पता होगा ना, मैं फाइन आर्ट्स की टीचर हूँ। बेसिकली मुझे, मेरा जो फेवरेट रहा है वो पेंटिंग है, और 24 आवर में पेंटिंग में ही डूबी रहती हूँ। बस ये थ्योरी मुझे पसंद है, जब तक आप लोग के पेपर्स हो रहे हैं तो इनको भी कंटिन्यू कर रही हूँ। पेंटिंग जिन्हें पसंद होगा वो आफ्टर जब आपके जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं प्रॉपरली आपकी लाइव क्लासेस लूँगी और सिर्फ बस पेंटिंग सिखाऊंगी। जॉन कांस्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग्स के लिए बहुत पॉपुलर हैं। 1826 में कांस्टेबल अपने एक प्रसिद्ध चित्र अनाज के खेत, जिनको इंग्लिश में कहते हैं द कॉर्नफील्ड, इन्होंने बनाया था। इससे प्रभावित होकर 1829 ईस्वी में रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स ने उसे पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा दे दिए थे। अच्छा। नहीं पता है, ओके। ध्यातव्य है कि रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट 1768 में हुआ। कोई बताएगा मुझे 1768 में किसने किया था ये द रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन का एस्टैब्लिशमेंट? ये 2000, याद नहीं आ रहा है कौन से ईयर में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है कि किसने किया था। 1768 में स्थापना हुई थी द रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन की। आप लोग बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द थिंकर किसकी है? ऑगस्ट रॉडिन की है, जिनको रोंडा भी कहा जाता है। चलिए मैं बता देती हूँ। 1768 जोसुआ रेनॉल्डर्स। वेरी गुड, श्री राधा ने काफी अच्छा आंसर किया है। शब्दम बोल रही है टीजीटी के चक्कर में सबका माइंड खराब हो गया। तो माइंड खराब हो गया तो मेरे ही क्लास में आप लोग को अपना नाम चेंज कर करके आना है, ताकि मैं भी ढूंढती रहूं कि अरे शबनम कहाँ गए, बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए, किसी का कुछ नहीं पता चलता है। द थिंकर और दार्शनिक कांच में बनाई गई 1902 ईस्वी में, म्यूसी रॉडिन पेरिस में एग्जिबिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र ऋत्विक घटक की कही जाती है ना। एक सेकंड, एक सेकंड। शतरंज के खिलाड़ी पर चलचित्र मेंशन किया गया है, तो ये कहा जाएगा सत्यजीत रॉय का। शिया, नहीं बेटा, अभी इस बार तो मुश्किल ही है, इस बार बस अपने ही सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। अगर आएगा भी तो कब तक, मार्च तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक आयोग ने कुछ ऐसा रिलीज नहीं किया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी 1977 ईस्वी में सत्यजीत रॉय ने रिप्रेजेंट की थी।
देखो शबनम, जब आप नहीं होती हो ना क्लास में, तो सब लोग मिस करते हैं। तो कोई भी अलग-अलग आईडी से आता है और बहुत एक्टिव होकर जल्दी से आंसर करता है, तो सब कहते हैं बस करो ये शबनम ही है। तो बस ऐसे ही कोइंसिडेंस हो गया, ठीक। अरे वाह बबीता, वेरी गुड। आपको वक़्त मिलेगा सिया, वक़्त मिलेगा पढ़ने का, और सबके लिए वो न्यू रहेगा, जैसे आपके लिए वैसे और बाकी स्टूडेंट्स के लिए। जयपुर ब्लू पॉटरी के फाउंडर कौन कहे जाएँगे? जयपुर ब्लू पॉटरी कृपाल सिंह शेखावत। परंपरागत चित्र शैलियों के साथ जयपुर पॉटरी नीला मृदभांड के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 1950 ईस्वी के करीब जब ये कला लगभग लुप्त होने के कगार पर पहुंची थी, तो कृपाल सिंह शेखावत ने इनको कंटिन्यू किया था। ब्लू पॉटरी कृपाल सिंह शेखावत ने विधिवत तरीके से ये प्रोसेस बताए थे। ब्लू पॉटरी का जादूगर किसको कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। बबीता आ रही है फिर चली जा रही है, डिनर करने चली गई होंगी, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सांथाल फैमिली के मूर्तिकार, आप लोग की भी फैमिली में सब कहते हैं कि कौन सी ऐसे टीचर है जो रात दिन क्लासेस लेती रहती हैं? ये वाला स्टेटमेंट मेरी फैमिली में सब लोग मुझे कहते हैं। सांथाल फैमिली के मूर्तिकार बताएं। राम किंकर बैज ने कब बनाए थे? 1938 में। 1938 में सांथाल फैमिली नामक अपनी विश्व प्रसिद्ध मूर्ति निर्माण कला भवन शांति निकेतन में बनाए थे। 427 सेंटीमीटर ऊंचे सीमेंट और कंक्रीट में बनाई गई थी। मूर्ति के आधुनिक भारतीय मूर्तिकार एक नई दिशा को डेवलप करते हैं। राम किंकर बैज नीरस लोगों को अपनी कला में कोई जगह नहीं देते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत मेहनती भी थे, लेबोरियस। वर्मा को लग रहा है कहीं मैम के क्लास लेते लेते फर्स्ट डे, मतलब 1 जनवरी का आज न्यू ईयर खत्म ना हो जाए, तो बार बार से विश किया जा रहा है। वाह। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में। अरे वाह, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। सिया बोल रही है आपकी क्लास में सब कुछ याद हो जाता है। मेन देखिए, याद करना कंपलसरी है, ठीक, याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाउ मेनी ह्यूमन फिगर्स इन सांथाल फैमिली? ये किसने क्वेश्चन किए हैं? इरफान ने। श्योरली मैं आंसर करती हूँ। अगर जस्ट ओनली ह्यूमन फिगर्स पूछ रहा है, ईएमआरएस में पूछा गया है ना, अगर ह्यूमन फिगर्स पूछ रहा है तो ओनली 3 हैं, और डॉग को अगर इंक्लूडेड कर देगा तो 4 हो जाएंगे, और डॉग को माइनस करके पूरे कंप्लीट पूछे जाएं कि सांथाल फैमिली में कितने फॉर्म्स हैं, तो 4 हैं। लेकिन कुत्ता को हटा दिया जाएगा, अगर ह्यूमन फिगर्स की बात की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो इनका जो आंसर होगा, कहाँ गए इरफान ने जो मुझसे क्वेश्चन किया है, उनका राइट आंसर होगा 3। आपके ईएमआरएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अगला देखते हैं। थैंक यू सो मच शिया, अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। मैम बहुत इजी से समझ आ जाता है मेरी क्लास। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने 18 अप्रैल 1819 ईस्वी में किया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने तैयार किए थे, अग्रणी चित्रकार। और गुफाएं 850 वर्षों में बनकर कंप्लीट हुई थी। अजंता गुप्त काल की और एलोरा कही जाती हैं 900, दोनों को इंक्लूडेड करके। चंडीगढ़ सिटी के डिजाइनर कहे जाएंगे ली कॉर्बेजर। और चंडीगढ़ में रॉक, वो है ना, क्या बोलते हैं, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, इसके फाउंडर कहे जाएंगे नेक चंद्र सैनी, नेक चंद्र सैनी, ठीक है। चलिए, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट कीजिए। मोनालिसा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय लियोनार्डो दा विंसी इन द टाइम ऑफ 1514, ऐसा कहा जाता है ना, 1 से 4। मोनालिसा की जो हिस्ट्री है, मिस्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया गया है रेड कलर के टोन में, बैकग्राउंड में लैंडस्केप बनाया गया है। मोनालिसा पेंटिंग ला जियोकॉन्डा, एक अधिकारी की पत्नी के
चेहरे को मतलब उन्होंने रिक्रिएट किया। जब उसका देखे तो उसका एक रिफ्लेक्शन बनाए थे। लियोनार्डो दा विंसी कहाँ पर एग्जिबिट है? म्यूसी द लिव्र, दैट मीन्स लूव्र म्यूजियम, पेरिस में एग्जिबिट है। सेम डिस्क्रिप्शंस। हाँ, इसका साइज इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। 77 सेंटीमीटर इंटू 53 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंच गुणे 21 इंच। ठीक। लाल रंग के टोन में बनाया गया था। इसकी पृष्ठभूमि में लैंडस्केप्स दिखाए गए हैं। रहस्यमयी मुस्कान, मिस्ट्रेस को दिखाया गया है। नारी छवि चित्रित किया गया था। अजंता के चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता है? तो बौद्ध धर्म के महायाना शाखा को फॉलो करता है। 547 जातका स्टोरीज टेल्स यहाँ पे कैप्चर की गई हैं। आर्यन पूछ रहे हैं मैम मॉर्निंग में क्लास होगी? बिल्कुल आर्यन, ज़रूर होगी। मैं उठ भी जाऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। अब अलार्म लगाकर सोती हूँ। सनराइज एंड इम्प्रेशन के चित्रकार कौन कहे जाते हैं? क्लाउड मोने। क्लाउड मोने, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर कहे जाते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ पूछ लिया जाए तो 1870 से 90 तक का टाइम कहा जाता है। और इम्प्रेशन सनराइज पेंटिंग का टाइम क्या है? तो 1872, 72-74। ठीक। मोनोक्रोमैटिक एक्सप्लेन दिस। मोनोक्रोमैटिक नहीं पता? मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही कलर्स में लाइट, मिडल और डार्क टोन से, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर की प्रायोरिटी हो और वाइट एंड ब्लैक की मदद से जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उनको मोनोक्रोम कहते हैं। सनराइज एंड इम्प्रेशन, सूर्योदय का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। 1872-74 कहा जाता है और ऑन कैनवस में बनाई गई है। म्यूसी मरमोटन गैलरी पेरिस में है। A4 साइज पेपर का साइज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। A4 साइज का बताइए, A4 साइज का कौन सा सिलेक्टेड पेपर कहा जाएगा? तो सभी पेपर आपको याद करा देते हैं, 210 से 297। ठीक है, अब सारे पेपर का आप साइज याद कर लें। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है। अच्छा अच्छा, ओके। असल में पूरे बात नहीं लिखे थे ना उस आपके स्टेटमेंट में, इसलिए मैं समझ नहीं पाई, रियली सॉरी। A4 साइज का जो पेपर है 210 इंटू 297 है। देखिए बढ़ते से घटते का क्रम। A4 का याद हो गया, फिर A3 का है 297 से 420, A2 का है 420 से 594, फिर A1 का है 594 से 841, A0 का है 841 से 1188। तो यहाँ पर तो चले, अच्छी बात है, बहुत सारे पॉइंट्स आप याद कर लें। मेरा तो प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा माइंड इन्वॉल्व था कि मेरे दिमाग में, अच्छा हाँ, ये जो सबसे छोटा वाला है ये हमारा A5 साइज़ है, बिल्कुल छोटा, उससे छोटा। तो ऐसे ऐसे हम लोगों को प्रैक्टिकली पेपर जो पढ़ाया जाता था BFA में, पेपर का साइज़ बताया जाता था, मोस्टली A4 साइज़ यूज़ करते थे, A2। तो ये सारे पेपर्स आपको याद करने ही हैं, इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने प्रैक्टिकली बहुत किया है तो उनको तो ऐसे ही याद होगा, और अगर आपको याद ना हो तो प्लीज़ बार बार से देखिएगा ऑटोमेटिक, या फिर एक काम कीजिएगा, एक पेपर पे लिखिएगा जहाँ पर आप लेटते हैं, बैठते हैं या लंच करते हैं, वहाँ पे लगा दिएगा, और 10 से 15 बार भी आप नज़र डाल लेंगे तो आपको लाइफ टाइम तक याद हो जाएगा। रेमंड दुशाविलो कौन थे? मार्शल दुशम के ब्रदर थे। इन्होंने ब्रॉन्ज, कांस्य में मूर्तियाँ बनाई थी। रेमंड दुशाविलो ने हॉर्स बनाए थे, वो भी ब्रॉन्ज में। 1914 ईस्वी में निर्मित, वर्तमान में म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ह्यूस्टन में एग्जिबिट है। किसने कहा है? मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वेल आई नो आई डोंट नो, बताइए। तो ये स्टेटमेंट्स दिए कौन थे? प्लेटो के फादर, लाइक प्लेटो के टीचर ने दिया। प्लेटो के टीचर कौन है? सॉक्रेटिस। और प्लेटो के स्टूडेंट कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, सिगिरिया गुफा श्रीलंका के मटाले जिला में है। बस थोड़ा क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 6। सवाई जय सिंह ने बनवाया था जंतर मंतर। अब आप बताएंगे सवाई जय सिंह, तो जय से आपको क्या याद रखना है? जय, जय मीन्स जयपुर, जय जयपुर। भूल भी जाएंगे तो जय से जयपुर ने, क्योंकि जंतर मंतर दिल्ली में भी है और यहाँ पर भी है, तो आपको जंतर मंतर याद रखना है जयपुर वाला, जय सिंह का। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर जयपुर वाला बनवाया। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदी खगोल शास्त्र के आधार पर
देश भर में कुल 5 वेधशालाओं को रिप्रेजेंट किया, जैसे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। मेरा एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं है, बस मेरा ये है ना कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाने वाला है। तो ये तो आप बार बार से नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने का वक्त ना मिले तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन है उन्हीं को याद कर लीजिए। फेविज्म आर्ट मूवमेंट, फेविज्म फावादी कलाकार कौन है? हेनरी मैटिस। पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर, घनवादी कला आंदोलन के जनक। सेजान, ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर हैं। गोया, ये रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर हैं। ठीक, अगला देखते हैं। फाववाद, फेविज्म आर्ट मूवमेंट, सबसे प्रमुख चित्रकार हेनरी मैटिस। 1905 ईस्वी में फाववादी चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी सैलो द ओटम में लगी हुई थी, जिसे ग्रीन स्ट्रिप्स प्रदर्शनी कहते हैं। कैनवस पर तैल रंगों से निर्मित वर्तमान में कुनस्ट म्यूजियम, कोपेनहेगन, डेनमार्क में सुरक्षित है। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के रहने वाले थे? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। तो विचारक ह्यूम पर्टिकुलर स्पेस ब्रिटेन के थे। विचार करते थे तो ब्रिटेन, कहाँ? तो ब्रिटेन याद रखना है। पैब्लो पिकासो की फेमस पेंटिंग, ऑलमोस्ट जितनी पेंटिंग्स है सभी के बारे में फटाफट 1 बाय 1 करके बताइए। सबसे पहले 1937 गुर्निका, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, लास्ट सपर किसकी है? अंतिम भोज। इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में सूजा ने बनाए हैं, हुसैन ने बनाए हैं, असद अली ने बनाए हैं, राइट। और यूरोप में लियोनार्डो द विंसी ने बनाए हैं। 1497 से 99 के बीच में। सनफ्लावर, सूरजमुखी, इंडिया में फेमस रहा था विनोद बिहारी मुखर्जी का, एन एस बेंद्रे का। और यूरोप में किसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? सनफ्लावर, वैन गॉग का। बर्थ ऑफ वीनस, ये अर्ली रेनेसेंस, प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के फेमस कलाकार ने बनाए थे। क्या नाम था उनका? बॉत्तिशाली। ठीक है, बॉत्तिशाली। अति यथार्थवादी एवं घनवादी चित्रशैलियों में गुर्निका 1937 ऑयल ऑन कैनवस पे बनाई गई। पैब्लो पिकासो की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। 3.49 मतलब 11 फीट 5 इंच लंबा है तथा 7.76 25 फीट 5 इंच चौड़ाई। तैल रंग कैनवस पर बनाया गया है। करीब एक ही नीले रंग के टोन से डिपिक्ट किया गया है। जमीन, तानाशाही आक्रमणकारों को और स्पेनिश सिविल वार्स को इसमें दिखाया गया था। वर्तमान में म्यूजियो रेना, सोफिया, मैड्रिड, स्पेन में सुरक्षित है। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है एशियाई खेलों का। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो आपको ऑलरेडी पता ही है, राम किंकर बैज। फाइनली लास्ट क्वेश्चन अटेंड कीजिए आप सभी लोग। और मेरा फाइनली फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। वो तो शुक्र है आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मतलब जहाँ से मैं कमेंट्स आपका देख रही थी। राम किंकर बैज मूर्तिकार थे। वे भारत के एक ऐसे प्रथम मूर्ति शिल्पकार हैं जिन्होंने शिल्पकृतियों में अमूर्त रूपों को ढालने का प्रयास किया था। ठीक है, और उसमें सफलता। शांति निकेतन में किंकर दा के नाम से बड़े ज़्यादा पॉपुलर है। 25 मई 1906 पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के जुग्गीपाड़ा नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। एंड फाइनली हियर द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जो IM0 नेम से आईडी है ना, प्लीज सजेस्ट है कि नाम चेंज कर लीजिए। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 25 to 30 सेकेंड समथिंग कहा जाता है ना, तो एक सेलेक्टेड 24 सही हो सकता है। ठीक, डिस्क्रिप्शंस देख लें। 24 प्रति सेकेंड टाइमिंग सेलेक्ट होता है। चलिए, आपकी 5:30 पे मतलब 6 बजे क्लास होंगी सुबह में। टॉपिक तो ऑलरेडी आप लोग को पता है। आज की क्लास अच्छे से समझ आई थी ना? देखिए क्या फ़ायदा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। मतलब कुछ ही टॉपिक्स में आपका वैसे ऑलमोस्ट तो सारा आर्ट यूपी टीजीटी का सिलेबस तो हमने कवर करा दिया अपने साइड से, बट यहाँ पे बस आपकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और प्रैक्टिस में भी मेन पर्पज़ मेरा ये होता है कि आपको क्लास के ड्यूरेशन में सारे पॉइंट्स याद हो जाए। गुड नाइट राना। चलिए फिर सभी लोग
रेस्ट कीजिए और सुबह में सब लोग 6 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। मोस्ट वेलकम एवरीवन, मोस्ट वेलकम आर्यन, अंश, ज्योति। श्रेया पूछ रही है शेयर टॉपिक्स क्या हैं। टॉपिक्स लाइक जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बिल्कुल डिटेल में मैं क्वेश्चंस उनसे पुटअप करती हूँ। तो इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट सारे स्टूडेंट याद कर चुके हैं, उनसे बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लोग आंसर करते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलरली कोई टॉपिक्स नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कलाकार हो गए, आर्ट गैलरीज हो गई, आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हो गई, इस तरह से। थैंक यू सो मच श्री राधा एंड एवरीवन, सेम टू यू। इस बार का जो 2024 आज का जो स्पेशल डे है, आई विश कि ये जो 2024 है इसमें आपका जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए और एग्ज़ाम के साथ साथ बहुत अच्छे ग्रेड्स आप लोगों का सिलेक्शन भी हो। आई विश मेरे साइड से फुलफिल ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, फिर क्लासेस ऑफ करते हैं, नहीं तो क्लास बातें कभी एंड नहीं होंगी। गुड नाइट, टेक केयर। क्लासेस कैसी लगी सभी को? सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई ना? क्लास थोड़ी लंबी हो जाती हैं, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन छोटा मतलब शॉर्टली क्या ही कराऊँ। मेरा मेन पर्पज़ ये होता है कि एक्सप्लेनेशन, पढ़ने को तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मेरे थ्रू अगर किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन याद हो जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच साजदा एंड एवरीवन। ओके, टेक केयर, गुड नाइट अगेन, वेरी वेरी थैंक यू सो मच।